हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू लाइफ शिल्प एकेडमी। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे कि आपको पता है, नेक्स्ट मंथ से सीयूईटी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन तो क्या स्टार्ट हो ही चुका है। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक की सारी करंट वीडियो चैनल पर देख ली होंगी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हैं तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए इस कंटेंट को लाके लेने में, लाके आने में। और आई बिलीव सो कि जो भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के आप लोगों के इस एग्जाम में आएंगे वो सब हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। ये इस बार न्यू दिल्ली में हुआ। इनॉग्रेट किया है किसने? प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने। तो बेटा, ये एनवायरनमेंट पर होने वाली कॉन्फ्रेंस है। इसको ऑर्गेनाइज किया था एनजीटी ने। ये 2 दिन तक चली दिल्ली में, 29 और 30 ऑफ मार्च तक। एनवायरमेंटल चैलेंजेस को यहाँ पर डिस्कस किया, प्रमोट किया बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। और बिल्कुल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की बात की गई। इंडस्ट्री, एकेडमिया और सिविल सोसाइटी के भी रोल को यहाँ पर डिस्कस किया गया एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है स्वामीनाथन एस अय्यर, जो कि अपॉइंट हो गए हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लाइफ मेंबर के रूप में। ये लाइफ मेंबर है, लाइफ टाइम मेंबर नहीं है। लाइफ मेंबर है जो कि 5 साल तक यहाँ पर रहेंगे, या जब तक इनकी एज 62 नहीं हो जाती, इसमें से जो भी पहले हो जाए। सपोज करो कि अगर इनकी एज 48 है, तो सर अपना पूरा 5 ईयर का टेन्योर एंजॉय करेंगे जब तक ये 53 के टर्न नहीं हो जाते। बट अगर मान के चलता हूं कि इनकी एज 61 है या 62 है, तो ये अगले ही साल रिटायर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 साल पूरा करने से पहले अपनी 62 की एज को अटेन कर लेंगे। तो इसमें से जो भी पहले होगा उसके बेसिस पे ये रिटायर हो जाएंगे। ये पोजीशन जो थी लाइफ मेंबर की, ये तब से खाली थी, अक्टूबर 2024 से खाली थी, जब से बीसी पटनायक जी ने रिजाइन किया था। एस अय्यर की एज 57 ईयर्स है। इसका मतलब जब तक ये 62 के होंगे तब तक इनका टेन्योर 5 साल का पूरा हो चुका होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल को आईआरडीएआई में लाइफ मेंबर का रोल मिला हो। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स एक मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज इनियोकस इनियोकोस 2025 में पार्टिसिपेट करेगी। इनियोकोस, ये एक्सरसाइज जो है, ये 31 मार्च को स्टार्ट हुई, 11 अप्रैल को कंपाइल हुई। और ये जो एंड्रा विडा एयरबेस है ग्रीस में, वहां पर ये एक्सरसाइज हुई। इंडिया की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, अलोंग विद IL-78 एंड C-17 एयरक्राफ्ट। आपको बता दूं, इनियोकोस एक बाइनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसको होस्ट करता है हेलेनिक एयरफोर्स। कौन इसको होस्ट करता है? हेलेनिक एयरफोर्स। इन टोटल यहाँ पे 15 देश आते हैं। और इस बार पहली बार हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने भी इस इनियोकोस 2025 में पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रह्मा। आप सभी को पता है, म्यांमार 28 मार्च इस कंट्री में अर्थक्वेक आया था, 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, और बहुत बुरी हालत हुई थी म्यांमार में। तो म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल है। इन्होंने इस ऑपरेशन की डिटेल्स सबके सामने साझा करी, और ये भी बोला कि इस ऑपरेशन में, मतलब जो हमने यूनिट भेजी है इंडिया की तरफ से, इस यूनिट में विमेन और चाइल्ड केयर सर्विसेज भी हम लोग ऑपरेशन ब्रह्मा के अंडर प्रोवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू अर्ली मॉडलिंग, बताया गया है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे डेथ टॉल 10,000 से ज्यादा पहुंच गया है। इसके बाद इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर, ये जो इवेंट है ये बॉम्बे के जिमखाना में हुआ। बॉम्बे जिमखाना एक स्टेडियम है बॉम्बे जिमखाना के नाम से, जो कि मुंबई में है। और ये इवेंट 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक चला। गजब चीज यहाँ पर यह है कि मेन सिंगल्स और विमेन सिंगल्स दोनों ही हम लोगों ने जीते। अनहत सिंह और विमेन की टीम से यहाँ पर रही करीम एल टॉर्की। तो करीम एल टॉर्की एंड अनहत सिंह, दे हैव emerged as champions in the women's and men's single category respectively। तो ये करीम एल टॉर्की है, और ये जो मैडम आपको दिख रही है इनका नाम है अनहत सिंह। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इजिप्ट है, इजिप्ट के हैं करीम एल टॉर्की। और इंडिया की तरफ से जो खेल रहे थे वो थे अभय सिंह, हारे हैं हालांकि इसमें। तो अनहद सिंह जीती हैं, और इंडिया की टॉप रैंक्ड स्क्वैश प्लेयर है। हम मेन सिंगल टाइटल, माफ कीजिएगा, नहीं जीत पाए। विमेन सिंगल टाइटल हम लोगों ने जीता है।
तो अनहद सिंह ने जीता है विमेन टाइटल, और करीम एल टॉर्की जो इजिप्ट के हैं, उन्होंने जीता है यहाँ पर मेन फाइनल का वो है इवेंट, सॉरी मेन सिंगल्स का जो खिताब है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, ये थाईलैंड गए, क्योंकि थाईलैंड में सिक्स्थ बिम्स्टेक मीटिंग हुई। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इस ग्रुप में टोटल मिला के दुनिया के 7 देश आते हैं। 7 कंट्रीज में आपके पास है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। गजब चीज ये है कि इस बार बिम्स्टेक देशों की जो चेयरमैनशिप है वो दे दी गई है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश अब बिम्स्टेक का एक तरीके से प्रेसिडेंट है अगले साल के लिए। और ये समिट जो है, आपको बता दूं, ये 3 साल के बाद हुई है। इससे पहले जो 5th समिट हुई थी वो कोलंबो में हुई थी, और वो भी कोई फिजिकल नहीं हुई थी, वो भी वर्चुअल समिट हुई थी। तब से लेकर कोई भी समिट यहाँ पर फिजिकल बिम्स्टेक देशों की नहीं हुई। तो ऑब्वियसली 3 सालों के बाद ये 6th बिम्स्टेक समिट आपको थाईलैंड में देखने को मिली, थाईलैंड के बैंकॉक में। इसके बाद फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ये प्राइज, नाम है इसका उगाडी अवार्ड। उगाडी अवार्ड आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है। और इस बार ये अवार्ड जो है, ये माइना माइना स्वामी नाम के एक रिनाउंड हिस्टोरियन को दिया गया। आपको बता दूं, ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को जो बहुत सारी फील्ड्स में एक्सेल करते हैं। और अगर हम बात करते हैं माइना स्वामी की, तो ही हैज गिवन हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू हिस्टोरिकल रिसर्च एंड सोशल सर्विस। इसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर 2014 बैच की ऑफिसर निधि तिवारी बन गई हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी। तो मैडम इज क्वाइट यंग, आईएफएस ऑफिसर है 2014 बैच की, एंड शी सिक्योर्ड 96th रैंक इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो तिवारी जी हैं, ये डिप्यूटी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं पीएमओ में, और इन्होंने पीएमओ ज्वाइन किया था 2022 में। आई एम टॉकिंग अबाउट मैडम निधि तिवारी। इसके बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है, टाइगर ट्रायम्फ, ये कंपाइल हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इसका मतलब यहाँ पर तीनों फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने। अप्रैल 2 से लेकर अप्रैल 13 तक ये एक्सरसाइज चली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी। इसके बाद आगे बात करते हैं, इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में 10 मेडल जीते हैं, 10 मेडल। और इस बार एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी जॉर्डन में। इन टोटल हम लोगों ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट की तरफ से, तो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं मनीषा मनीषा भनवाना सॉरी भनवाला मनीषा भनवाला। विमेन 62 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता, एंड शी इज द ओनली गोल्ड विनर इन दिस टूर्नामेंट। और बाकी के सारे आपके पास सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे। यहाँ पर दीपक पूनिया, इन्होंने जीता सिल्वर, उदित जो है जीता सिल्वर, और रितिका हुड्डा, इन्होंने जीता सिल्वर यहाँ पर। इसके बाद वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड, 2 अप्रैल को। और आईआईटी मद्रास ने अपना पहला बैच साइबर कमांडोज ट्रेनिंग का वो कर दिया है यहाँ पर पूरा। आपको बता दूं, ये सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, और आईआईटी मद्रास ने इन आईपीएस ऑफिसर्स को साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज सिखाई है। इन लोगों को सिखाया गया है कि साइबर सिक्योरिटी स्किल्स क्या होती हैं, और किस तरीके से इस राइजिंग साइबर क्राइम थ्रेट से निपटा जा सकता है। तो ये इन टोटल 40 आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनको ट्रेनिंग मिली है, एंड दे आर नाउ कॉल्ड साइबर कमांडोज। इसके बाद यूनेस्को, सही बिल्कुल पढ़ रहे हैं आप, यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट रिलीज कर दी है। और ये रिपोर्ट जो है, ये सभी गवर्नमेंट्स को, दुनिया भर की सभी गवर्नमेंट्स को अर्ज करती है कि आप अपने स्कूल्स में जो भी खाना आप सर्व करते हैं उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी को एनहांस कीजिए, ताकि बच्चों में एक बैलेंस न्यूट्रिशन निकल कर आए, प्लस बच्चों की हेल्थ और लर्निंग को इंप्रूव किया जा सके। जैसे कि ब्राजील की बात करते हैं, तो ब्राजील ने यहाँ पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को काफी ज्यादा लिमिट कर दिया है अपने स्कूल मील्स में। चाइना ने यहाँ पर डेयरी और वेजिटेबल्स को ऐड किया है। नाइजीरिया में होम ग्रोन स्कूल फीडिंग प्रोग्राम चलाया गया है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल्स में यहाँ पर जो एनरोलमेंट रेशियो है बच्चों का, वो 20% तक बढ़ा है। और इसी के साथ इन्होंने इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया कि इंडिया ने फोर्टिफाइड ऑर्गेनिक पर्ल मिलेट प्रोग्राम चलाया है महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से बच्चों में कॉग्निटिव फंक्शंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके बाद फ्रेंड्स, रशिया ने अपना किंजल मिसाइल का एक नया वर्जन लॉन्च करके दुनिया को दिखाया,
और वो वर्जन भी लॉन्च किया गया है सबमरीन से। इस मिसाइल को कहते हैं इस मिसाइल को कहते हैं जिरकन, नॉट किंजल। इस मिसाइल को कहते हैं जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो 5 मैक की स्पीड से मिनिमम चले। मैक का मतलब यहां पर होता है स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो जिरकन मिसाइल है ये 9 मैक की स्पीड से चलती है। इसका मतलब 9 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। और सबसे गजब चीज, इस मिसाइल को स्ट्रेटेजिक वेपन करके पुकारा है व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये मिसाइल मैनेवर अपने आप को कर सकती है। मैनेवर मतलब आप इस मिसाइल को फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कह सकते हैं। एक बार टारगेट को लॉक करके इसको लॉन्च कर दीजिए, अगर टारगेट बदलता है अपनी पोजीशन तो ये मिसाइल अकॉर्डिंगली अपने टारगेट्स बदल सकती है। ये मिसाइल जो है ये 500 जो किलोमीटर है वहां तक तो आराम से जो इसकी मारक क्षमता है वो तो बहुत प्यार से मारती है। और अगर हम इसके ऑल्टीट्यूड की बात करें तो 20 किलोमीटर का इसका ऑल्टीट्यूड है। 10,000 kph की स्पीड से ये उड़ सकती है। मतलब बहुत तगड़ी स्पीड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट भले ही लैंड पर हो, सी पर हो या एयर में हो, ये हर किसी टारगेट को एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। और इस मिसाइल को वेरी मच इम्पॉसिबल है इंटरसेप्ट करना। इसके बाद असम की गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है अपना सबसे बड़ा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम, जिसका नाम रखा है इन्होंने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। इस मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान में हर एक जो विमेन है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और ऐसा 30 लाख जो विमेन है इस पूरे स्टेट में उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। और इन्होंने बोला, मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है, इन्होंने बोला कि महिलाएं इसको इन्वेस्ट कर सकती हैं लूम, लाइफ स्टॉक, प्लांटेशन और इवन अपने हस्बैंड के बिजनेस में। और 1 साल के बाद, यहाँ पर 1 ईयर के बाद गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करेगी इन पैसों को, जिन जिन भी विमेन को ये पैसा दिया गया है। 1 साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो इंस्पेक्ट करेगी कि कहाँ पर उन्होंने अपना पैसा यूज किया है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ लड़कियों ने पैसा बहुत प्रॉपरली यूज किया है तो उनको नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 25,000 रुपए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसमें 12,500 रुपए का बैंक लोन होगा और 12,500 रुपए का गवर्नमेंट सपोर्ट होगा। उसके बाद फिर इंस्पेक्शन होगा और तीसरे साल जो बेनिफिशियरीज हैं, जो 25,000 रुपए ठीक ढंग से मैनेज कर पाएंगे, उनको दोबारा गवर्नमेंट 50,000 रुपए देगी। तो एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो 10, 25, 35 और 50, 85,000 रुपए, 85,000 रुपीज यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर हर विमेन को दिए जाएंगे। असम की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला ये सबसे बड़ा विमेन सपोर्ट स्कीम है या विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम है। इसके बाद दोस्तों एन चंद्रशेखर जो है, एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं और आरबीआई बोर्ड के मेंबर भी हैं, इन्होंने हाल फिलहाल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ज्वाइन कर लिया है, आपको बता दूं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इन्होंने अपना, मतलब आईएमएफ ने स्टेट किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईएमएफ के मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए और एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए एन चंद्रशेखरन का जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प आईएमएफ अ लॉट। इसके बाद फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल पहली बार एक ब्लैक विमेन, मींस अ विमेन फ्रॉम अफ्रीका बनी। नाम है इनका शिरले बॉचवे। शिरले बॉचवे, शी हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन विमेन टू एज्यूम द ऑफिस ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ जो है वो एक्चुअली में उन सारी कंट्रीज को कहा जाता है जो कंट्रीज कभी कभी ब्रिटिश अंपायर का पार्ट एंड पार्सल हुआ करती थी। ऐसी टोटल कंट्रीज 56 है। कॉमनवेल्थ फेडरेशन जो है, मतलब ये कॉमनवेल्थ जो सेक्रेटरी जनरल या कॉमनवेल्थ जो ये ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। और कॉमनवेल्थ के हेड हमेशा से ही ब्रिटिश मोनार्क रहते हैं। इस बार जो ब्रिटिश मोनार्क है वो है किंग चार्ल्स थ्री या किंग चार्ल्स थर्ड। यूनिक मेंबर्स भी है इस कॉमनवेल्थ में, जैसे कि मोजाम्बिक, रवांडा, गेबॉन और टोगो। गजब चीज ये है कि ये चारों कंट्रीज कभी कॉमनवेल्थ या कभी ब्रिटिश अंपायर का पार्ट थी ही नहीं, फिर भी ये चारों कंट्रीज कॉमनवेल्थ की मेंबर है। तो आई होप यहां से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट करंट है। इसके बाद बेटा, तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, जो अपनी प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से, इनको फिलहाल जो है इनकी रेजिडेंस पर, मतलब धर्मशाला में इनकी रेजिडेंस पर गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड दिया गया। गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी इनको दिया गया। गजब चीज यहां पर यह है कि ये गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड जो है ये इटली में स्टेब्लिश हुआ।
और ये उन लोगों को दिया जाता है जो वर्ल्ड पीस, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, या जिसके लिए कुछ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया हो। ये अवार्ड जो है ये प्रीवियसली बहुत सी मेजर सिटीज जैसे कि ब्रुसेल्स, मॉस्को, मैड्रिड, वॉशिंगटन जैसी जगहों पर प्रेजेंट किया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि यह अवार्ड धर्मशाला में आकर दलाई लामा जी को दिया गया। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ नोएडा हाई राइज फेडरेशन, नाम है इनका निखिल सिंघल, निखिल सिंघल जी को यहाँ पर ऑनर किया गया है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड से। और यूपी अनमोल रत्न अवार्ड देने के लिए यहाँ पर यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव जी आपको इमेज में दिख रहे होंगे। ये अवार्ड सेरेमनी तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज करी थी ताज लखनऊ में। तो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आपने फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को बुलाया, जो इस समय एमपी भी है पार्लियामेंट में। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों पूनम गुप्ता, 14 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई की डिप्यूटी गवर्नर एक विमेन बनी है। आपको मैं आरबीआई का स्ट्रक्चर बता दूं, आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई की एक डिप्यूटी गवर्नर है माइकल देव पात्रा, तो ये रिटायर हो रहे हैं। और माइकल देव पात्रा को सक्सीड करेंगी मैडम, जिनका नाम है पूनम गुप्ता। जनवरी 2020 से लेकर 2025 तक सर्व किया है माइकल पात्रा जी ने। और माइकल पात्रा जी के बाद अब 5 साल के लिए पूनम गुप्ता यहाँ पर आपको दिखेंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि 14 साल में पहली बार हुआ है कि किसी डिप्यूटी गवर्नर के लिए आपने किसी विमेन को चुना हो। आपको बता दूं, शी इज द फोर्थ विमेन डिप्यूटी गवर्नर इन आरबीआई हिस्ट्री। इससे पहले केजे उदेशी, श्यामला गोपीनाथ और उषा थोरात डिप्यूटी गवर्नर रह चुकी हैं। और आरबीआई में आज तक कभी भी फीमेल गवर्नर नहीं रही, मतलब हमेशा आरबीआई का गवर्नर एक मेल ही देखा गया है। आरबीआई का गवर्नर आज तक कभी कोई फीमेल नहीं रही। इसके बाद फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एस रमन जी को अपॉइंट कर लिया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन के रूप में। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है इंडिया में सभी पेंशनर्स की पेंशन्स को मैनेज करना। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनोवेशन गूगल ने करी है, स्पेसएक्स की मदद से एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, जिस सैटेलाइट का नाम है फायर सैट। ये सैटेलाइट हर 20 मिनट में अपडेट देगी रिलेटेड फॉरेस्ट फायर्स। हम सभी को पता है भी अमेरिका में एक बहुत खतरनाक फॉरेस्ट फायर लगी, जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया अथॉरिटीज के लिए। तो अगर ऐसी फॉरेस्ट फायर्स के बारे में पहले ही पता लग जाए तो अथॉरिटीज के लिए बहुत इजी हो जाएगा ऐसी फॉरेस्ट फायर्स को विकराल रूप लेने से पहले ही मैनेज करने में। इसके बाद मुंबई मुंबई की रैंकिंग बहुत बेकार आई है इन ऊकलाज स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में दिल्ली की रैंकिंग अगर आप देखें ग्लोबली, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडबैंड, तो दिल्ली जो है वो काफी बेटर, सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। क्योंकि दिल्ली की रैंक यहाँ पर 89th आई है और ये ग्लोबल रैंकिंग मिल रही है, यहाँ पर इंडियन सिटीज नहीं, आई सेड ग्लोबल रैंकिंग मिल रही है। तो इंडिया की तरफ से दिल्ली की रैंक 89th, और अगर हम मुंबई की रैंक देखते हैं तो मुंबई स्टूड एट नंबर 123rd आउट ऑफ 200 सिटीज इन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड। और ये लोएस्ट परफॉर्मिंग इंडियन सिटी रही है फरवरी 2025 के ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस बेटा हम लोग 4 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार के दिन की थीम रही सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर। सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंटर ने समग्र शिक्षा अभियान के अंडर जो फंड्स केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को दिए जाने थे, वो फंड्स देने के लिए अभी फिलहाल रोक दिया है। इन तीनों स्टेट्स को समग्र शिक्षा अभियान के अंडर जो फंड्स दिए जाने थे वो नहीं दिले, अभी अभी तक नहीं दिए गए हैं। इशू क्या चल रहा है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि समग्र शिक्षा अभियान जो है ये 3 स्कीम्स को मिलाकर इंडिया में चल रहा है। कौन सी 3 स्कीम्स? पहले ये तीनों स्कीम्स अलग अलग चलती थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इन तीनों प्रोग्राम्स को जोड़कर अब एक कर दिया गया है, विच इज समग्र शिक्षा अभियान, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाती है। अब आते हैं कि क्यों समग्र शिक्षा अभियान के अंडर इन तीनों स्टेट्स को जो फंड मिलने थे वो रोक दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने सजेस्ट किया था। उस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ये तीनों स्टेट्स नहीं मान रहे हैं। तमिलनाडु ने खासकर कि यहाँ पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि हम बस केवल 2 ही लैंग्वेज अपने स्टेट में पढ़ाएंगे, जिसमें एक होगी तमिल और दूसरी है इंग्लिश। तो यहाँ पे तीसरी लैंग्वेज ऑब्वियसली हिंदी होनी थी, जिस पर इन लोगों को प्रॉब्लम है।
दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि पीएम श्री स्कूल ये लोग नहीं खोलना चाहते हैं। पीएम श्री स्कूल खासकर कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एमओयू साइन करने से मना कर दिया है, जो पीएम श्री स्कीम को इनके स्टेट में इंप्लीमेंट करेगा। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंडर जो पीएम श्री स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया खुलने वाले हैं, या बहुत से स्टेट्स में खुल भी चुके हैं, तमिलनाडु और बाकी सब गवर्नमेंट्स ने इस स्कीम को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया है। और ये थ्री जो लैंग्वेज पॉलिसी है, इसमें भी बहुत ज्यादा विवाद बहुत से स्टेट्स में देखा जा रहा है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट तो करना चाहते हैं, बट वो हिंदी को प्रमोट करना नहीं चाहते। इसके बाद फ्रेंड्स, रांगल रांगल की चटपटा चिली को जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग जनरली दिया जाता है किसी भी खाने पीने की या किसी भी हैंडीक्राफ्ट आइटम को, है ना, ताकि लोग समझ सके कि उस आइटम की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है। इसकी जो चटपटा चिली है, ये अपने यूनिक रेड कलर और पंजेंसी के लिए जानी जाती है, लो पंजेंसी के लिए जानी जाती है। बहुत ज्यादा मिर्च नहीं होती, बट चटपटी सा या चटपटा सा टेस्ट है इसका। तेलंगाना के रांगल डिस्ट्रिक्ट में इसको उगाया जाता है। तो चटपटा चिली के नाम से अब कोई भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो चटपटा चिली तेलंगाना के रांगल डिस्ट्रिक्ट से ग्रो होकर नहीं आ रही है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। 2014 में ये स्टेट बना था, इंडिया का सबसे रिसेंट स्टेट है ये। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, और अनुमला रेवांत रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। प्लस ये कुछ तेलंगाना के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स है। इसके बाद फ्रेंड्स, बंगाल के 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जिसकी वजह से अब बंगाल जो है उनमें टोटल प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिला है उसकी लिस्ट 35 पहुंच गई है। और आपको पहले बता दूं, जीआई टैग्स जो है वो 10 सालों के लिए ही दिए जाते हैं, ये जिंदगी भर के लिए नहीं दिए जाते। और पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बंगाल अब 35 पहुंच गए हैं, जो अभी तक कंट्री में किसी स्टेट के पास नहीं। बट आप नेक्स्ट वीक के करंट में पढ़ोगे कि 79 टैग्स अकेले यूपी को मिले हैं। तो अभी फिलहाल इसको लेके मत चलना, ये पॉइंट एक तरीके से गलत ही मानूंगा मैं, क्योंकि यूपी जो है अब उसको 79 टैग्स मिल गए हैं, और बंगाल के टैग्स बढ़कर 35 से बढ़कर 69 हो गए हैं। नेक्स्ट वीक में कई सारी चीजों को जीआई टैग मिला। इसके बाद हम सभी ने देखा इस महीने बोहाग बिहू, जिसको आप लोग रोंगाली बिहू भी कहते हैं, जो असम न्यू ईयर है, उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई। स्प्रिंग सीजन से बिहू सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है असम में, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है असम का। इसमें ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और असमी क्यूजीन आपको देखने को मिलता है। और ये बात शायद बहुत कम बच्चों को पता होगा कि जो बिहू फेस्टिवल है ये तीन, या तीन नहीं, ये चार, सॉरी तीन, ये तीन पार्ट्स में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को शुरू हो जाता है, और 13 अप्रैल का दिन गोरू बिहू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि कैटल्स को डेडिकेट किया जाता है। उसके बाद अगले दिन 14 अप्रैल को मानू मानू बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि न्यू ईयर को यहाँ पर सिग्निफाई करता है, असामी न्यू ईयर को सिग्निफाई करता है। और 15 अप्रैल के साथ आप बनाते हैं गोसाई बिहू। गोसाई बिहू में यहाँ पर वर्शिप और जो डेटीज हैं उनसे डिवाइन ब्लेसिंग्स मांगी जाती है फॉर प्रॉस्पेरिटी। इस तरीके से बिहू सेलिब्रेशन 3 तरह के बिहू से यहाँ पर जो है वो कंपाइल किया जाता है। तो गोरू बिहू, मानू बिहू और गोसाई बिहू। असम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्वा शर्मा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर है। कैपिटल है दिसपुर। और कई सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, ग्लोबल रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, इस लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड 36 आई है। यह रिपोर्ट यूएनसीटीएडी ने लॉन्च करी है। यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 1964 में ये बॉडी बनी थी। इन टोटल 170 कंट्रीज को यहाँ पर रैंकिंग दी गई, जिसमें इंडिया का पोजीशन 36 आया है। ये जनरली ये देखती है ये रिपोर्ट कि किस कंट्री में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नाम पर कितना प्रोग्रेस हो रहा है या कितना काम हो रहा है। अच्छा देखकर इसलिए लगता है क्योंकि 2022 की रैंकिंग के हिसाब से हम लोगों ने काफी इंप्रूव किया है। 2022 में जहां रैंकिंग हमारी 48 थी, वही आज की डेट में हमारी रैंकिंग इस इंडेक्स में 36 है। इसके बाद 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार के मैरीटाइम डे का थीम रहा आर ओशन, आर ऑब्लिगेशन, आर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज मनोज कुमार, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये इन्हीं की फिल्म का सॉन्ग है। और पूरब और पश्चिम
इनकी एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। 87 की उम्र में मनोज कुमार जो एक लेजेंडरी एक्टर थे, इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा 4 अप्रैल 2025 के दिन। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इनको कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको 1992 में। इंडियन फिल्म्स या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हाईएस्ट ऑनर दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी सर को 2015 में मिला। इनकी कुछ आइकॉनिक फिल्म्स में शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा मकान और क्रांति जैसी फिल्म्स भी रही हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल। अभी हाल फिलहाल में एक लिस्ट आई है, जिस लिस्ट में हम लोगों ने पूरे इंडिया भर के टॉप 10 थर्मल पावर स्टेशन देखे। और आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल इस टॉप 10 थर्मल पावर स्टेशन में एक बहुत बेस्ट स्टेट एमर्ज होकर सामने आया। ये रिपोर्ट जो है, ये सर्वे जो है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और ये रैंकिंग जो है, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बेस पर दी गई थी। टोटल मिला के 201 थर्मल पावर प्लांट्स को पूरी कंट्री भर में यहाँ पे एसेस किया गया, जिसमें नंबर 1 थर्मल पावर प्लांट जो है वो रहा है यहाँ पर संतल वो प्लांट रहा है यहाँ पर संतल दी थर्मल पावर प्लांट, ये वेस्ट बंगाल में है। सेकेंड नंबर पर रहा बकरेश्वर बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट, और ये भी आपका वेस्ट बंगाल में ही है। नंबर 3 पर नहीं, फिर अगला वेस्ट बंगाल का प्लांट नंबर 4 पर आता है, दैट इज सागर दिघी पावर प्लांट। एंड उसके बाद आता है नंबर 9 पर, दैट इज बंडेल थर्मल पावर स्टेशन। दोबारा मैं आपको बता दूं, संतादी या संतल दी थर्मल पावर प्लांट, बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट, सागर दिघी पावर प्लांट और बंडेल थर्मल पावर प्लांट। ये टॉप 10 में नंबर 4, जो 4 पोजीशन जो है वो वेस्ट बंगाल के इन थर्मल पावर प्लांट्स ने ली। और सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के ही थर्मल पावर प्लांट्स आपको टॉप 10 में यहाँ पर देखने को मिले। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, आनंद बोस यहाँ के गवर्नर है, कैपिटल कोलकाता है, और कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आ गया बांग्लादेश, जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। बिम्स्टेक्स के अगले चेयरपर्सन जो है वो बांग्लादेश है। अगले साल से 2 साल तक ये चेयरमैनशिप संभालेंगे। पिछले 2 साल के लिए चेयरमैन थाईलैंड था। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इन टोटल में ये 7 कंट्रीज बिम्स्टेक की मेंबर है। और बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सातों की सातों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन को बढ़ावा देना इन ट्रेड, इकोनॉमी एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन। ये कि पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिकल ग्रुप है। और इसके बाद थीम रही इस बार के समिट की प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे न्यू पंबन ब्रिज, जिसको मैंने मार्च के करंट में भी कवर किया था, उसको इनॉग्रेट कर दिया है। ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जो कि रामेश्वरम आइलैंड को मंडपम से करेगा कनेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये इनॉग्रेशन जो है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तब किया जब वो श्रीलंका से वापस लौट रहे थे। और इन्होंने बोला कि इस राम सेतु से, सॉरी, इस पंबन ब्रिज से राम सेतु का एक बहुत ही डिवाइन व्यू भी दिखता है। तो एक स्पिरिचुअल और स्ट्रक्चरल प्रोग्रेस का एक फ्यूजन देखने को मिलता है। तमिलनाडु के रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट में इस ब्रिज को बनाया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट आ गया श्रीलंका। जैसे कि आपको पता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीलंका गए, थाईलैंड से होते हुए, मतलब वही बिम्स्टेक मीटिंग से होते हुए इनकी विजिट श्रीलंका हुई। और श्रीलंका में इनको श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट दिया गया। वो ऑनर जो श्रीलंका किसी दूसरी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को देती है। इस ऑनर का नाम है मित्र विभूषण। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री मित्र विभूषण नाम का ऑनर देती है? आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो ये ऑनर देते हुए आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है अनुरा कुमारा दिसायंके। और ये ऑनर कोलंबो में दिया गया। कोलंबो जो कि श्रीलंका की कैपिटल सिटी है। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धने पुराकोटे श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी है। और प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की हरिनी अमारा सुरैया है। इसके बाद बेटा युवा स्पार्क के फाउंडर आकाश श्रॉफ, इनको नेशनल यूथ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं बेटा, आकाश श्रॉफ जब 17 साल के ही थे तभी इन्होंने एक कंपनी खोल दी थी,
नेशनल यूथ अवार्ड जनरली उन लोगों को, उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम है और जिन्होंने सोशल सर्विस या नेशनल डेवलपमेंट के लिए आउटस्टैंडिंग काम किए हो। आकाश जी ने ये अवार्ड यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया से लिया एट अ सेरेमनी इन पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली। तो ये सेरेमनी पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली में हुई। युवा स्पार्क के फाउंडर आकाश श्रॉफ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और ये है मनसुख मांडवीय, मनसुख मांडवीय, आकाश श्रॉफ। और इसी के साथ आज का आखिरी करंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी बन गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन। यस डियर, ही हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। और इससे पहले श्रीलंका के शम्मी शम्मी सिल्वा इस एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और आपको बता दूं दिसंबर 2024 में ही शम्मी सिल्वा ने इस रोल को लिया था जब जयशाह जी ने स्टेप डाउन कर दिया था एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप से। क्यों? क्योंकि जयशाह अब आईसीसी के चेयरपर्सन है। तो नकवी जो है ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे थे फरवरी 2024 में। और इसी के साथ वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया फ्रेंड्स। और इस बार के हेल्थ डे की थीम रही है हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर्स। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। आई होप आपको ये सारे करंट समझ में आए होंगे एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर दिस इन एज मच लेस टाइम एज पॉसिबल। अगर मैं आधे घंटे में इसको खत्म कर सकता हूं तो आई होप आप 20 मिनट्स में तो ये पढ़ ही सकते हैं सब। फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को देखिएगा, जल्दी खत्म कीजिए। जितने सीयूटी वाले कैंडिडेट्स हैं आप लोगों को मेरे करंट में बस हेडिंग पढ़ने की जरूरत है। वो बात अलग है कि मैं एक बार के लिए पूरा ही करंट डिस्कस करूंगा। जितना सुनेंगे उतना चीजें याद होंगी। डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज ईच एंड एवरी फैक्ट। जितना हो सके उतना चीजों को दिमाग में रख के चलिए, उतना सुनिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा रिटेनिंग कैपेसिटी आप बच्चों का बढ़ेगा। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल आप सभी से विदा लेता हूं। मिलेंगे बहुत ही जल्द अप्रैल के सेकेंड वीक के साथ। धन्यवाद।